नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज में आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में की थी। आज अनुच्छेद नंबर 111 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति के पास संसद से पारित विधेयक जो होते हैं उन पर अंतिम अनुमति या अंतिम स्वीकृति देने का जो उसकी शक्ति होती है वो आर्टिकल नंबर 111 में। और वास्तव में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो है उसको संसद का अंग बताया गया है या राष्ट्रपति को संसद का अंग या भाग माना गया है। वो भाग इसीलिए माना गया है क्योंकि संसद का मूल कार्य मैंने बताया था विधि बनाना होता है और विधि बनाने को अंतिम स्वीकृति देने का काम जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसलिए संसद के कार्यों में भागीदार या संसद की गतिविधि में भागीदार राष्ट्रपति भी होता है। इसलिए राष्ट्रपति जो है ये भी संसद का एक क्या है? अंग या उसका एक क्या है? पार्ट है। लेकिन मैंने बताया था कि ये संसद का सदस्य नहीं है। बस ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखना। राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है बल्कि वो उसका केवल क्या माना गया है? भाग या अंग माना गया है। और उसके पीछे कारण, जहां तक एक बड़ा कारण है वो ये है कि अनुच्छेद 111 जिसमें वो संसद से पारित विधेयकों को क्या देता है? अपनी अनुमति या स्वीकृति देने का काम करता है। तो कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि संसद के अंदर जो विधेयक लाए जाते हैं वो विधेयक सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो था उसको अपने साधारण विधेयक बोला था। दूसरे जो होते हैं उनको वैसे वित्त विधेयक बोलते हैं और वित्त विधेयक का एक प्रकार होता है जिसको हम धन विधेयक बोलते हैं। ज्यादा पॉपुलर शब्द या ज्यादा पॉपुलर विधेयक ये होते हैं धन विधेयक। और तीसरे जो विधेयक होते हैं उनको अपने संविधान संशोधन विधेयक बोला था। तीसरे का नाम क्या था? संविधान संशोधन विधेयक। ये 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। अब राष्ट्रपति इन विधेयकों के संबंध में जो अपनी शक्ति काम में लेता है वो ये है कि इन विधेयकों को अगर वो स्वीकृति दे देता है तब तो वो कानून का रूप ले लेते हैं, कानून बन जाते हैं। कहने का मतलब विधेयक जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? कानून में। दूसरा हमने ये भी देखा था कि वो उसके ऊपर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है यानी कि उसको अस्वीकृत कर सकता है। तीसरी मैंने बात की थी कि वो उस विधेयक को वापिस लोकसभा या राज्यसभा या संसद को लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। और चौथा इसके पास एक पावर और थी कि अपने पास रख सकता है यानी कि न तो स्वीकृति दे, न अस्वीकृत करे, न वापिस भेजे, कोई भी कार्य न करे। तो ये जो पावर होती है इसको भी राष्ट्रपति अपने पास रखकर उपयोग में लेता है। तो ये जो 3 पावर है हमारे पास, अस्वीकृति वाली, पुनर्विचार वाली और पास रखने वाली, इन तीनों विकल्पों को राष्ट्रपति की वीटो पावर कहा जाता है। इन तीनों को राष्ट्रपति की क्या बोलते हैं? अपनी वीटो पावर बोलते हैं। तो ये वीटो पावर जो है ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहला टाइप हमारे पास ये है निलंबनकारी वीटो। देखिए आप, निलंबन का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ी देर के लिए रोक देना। थोड़ी देर के लिए क्या कर देना? रोक देना। तो यहां किसको रोक सकते हैं हम? विधेयक को कानून बनाने से रोक सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए क्या नहीं, बल्कि क्या है? थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं। तो ऐसा राष्ट्रपति किस माध्यम से करेगा? तो उस विधेयक को एक बार दोबारा पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। तो संसद कुछ दिन उसके ऊपर पुनर्विचार करेगी। जब यह वापिस आएगा तो उतना समय राष्ट्रपति को मिल जाता है किसी विधेयक को कानून बनाने से रोकने के लिए। ठीक है, थोड़े समय के लिए। अब एक चीज अपने और भी यहां ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति केवल एक ही बार किसी विधेयक को वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। अगर पुनर्विचार के बाद वो दोबारा राष्ट्रपति के पास आए तो उसको स्वीकृति देना क्या होगा? अनिवार्य होगा। तब उसको स्वीकृति देना उसके लिए बाध्यकारी होगा। अब की बार वो और कोई वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। केवल एक ही ऑप्शन होगा उसके पास और वो क्या होगा? स्वीकृति देना होगा। तो ऐसी स्थिति में केवल एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए ऐसे विधेयक को भेज सकता है। तो अभी जैसा मैंने ये 3 टाइप बताए आपको, साधारण, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों के संबंध में ये पावर उपयोग में नहीं ले सकता। ना तो धन विधेयक को वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए और न ही संविधान संशोधन विधेयक को पुनः भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। ये सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे आपके कि कौन सा एक कथन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के संबंध में सही नहीं है। और उसमें यही लिख देगा आपको कि राष्ट्रपति एक बार धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक दोनों को ही पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो फिर किसको भेज सकता है?
साधारण विधेयक को भेज सकता है। तो इसके अपवाद हैं ये दो, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। क्लियर, याद रखनी है ये बात। तो पहली जो वीटो पावर होती है उसको बोलते हैं अपने निलंबनकारी, सस्पेंसिव या पेंडिंग रख देना थोड़े समय के लिए। फिर दूसरी जो वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास वो देखिए अंत्यातिक वीटो। इसी को मैंने बताया था पूर्ण वीटो भी बोल देते हैं, इसी को निरपेक्ष वीटो भी बोल देते हैं। निरपेक्ष का मतलब जिसका कोई अपवाद नहीं है, जिसका कोई अपवाद नहीं है, वो 100% अप्लाई होगी। तो इसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पूर्णतः क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है, उसके ऊपर अपनी स्वीकृति देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। तो ये दो ही सिचुएशन में ऐसा संभव हो सकता है, जब विधेयक की प्रकृति कैसी हो, निजी विधेयक की तरह हो। निजी विधेयक वो विधेयक होता है जो मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जाए, चाहे वो सरकार की पार्टी का सदस्य हो, चाहे कोई विपक्षी पार्टी का सदस्य हो, कोई भी सदस्य हो सकता है। मंत्री अगर विधेयक लाएगा तो उसको हम सरकारी विधेयक बोलेंगे। इसके ऊपर तो पूर्ण वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन मंत्री के अलावा अगर कोई सदस्य विधेयक लेके आया है तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक बोलते हैं, और इसके ऊपर राष्ट्रपति इस पावर का प्रयोग कर सकता है, यानी कि उसको स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। सेकंड कब हो सकता है, जब मैंने बताया था अगर किसी मंत्री का लाया हुआ विधेयक ही है, सरकारी विधेयक है मान लो, लेकिन वो विधेयक जब राष्ट्रपति के पास गया और उसने अनुमति देने से पहले ही वो मंत्रिपरिषद भंग हो गई, मंत्रिपरिषद क्या हो गई, भंग हो गई, या हो सकता है सरकार गिर गई हो, या प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया हो और अभी तक राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति नहीं दी है उस विधेयक को। तो ऐसी स्थिति में अगर नई मंत्रिपरिषद बनकर आए और वो नई मंत्रिपरिषद अगर राष्ट्रपति को इस बात की सिफारिश कर दे कि उसके ऊपर अनुमति नहीं देनी, उसको कानून नहीं बनाना, तब भी राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर अपनी अनुमति देने से क्या कर देगा, इनकार कर देगा। तो जैसे ही इनकार करेगा विधेयक समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दो ही स्थिति में कर सकता है, जब विधेयक की प्रकृति कैसी हो, गैर सरकारी प्रकार की हो, निजी विधेयक हो, और दूसरा उस समय जब मंत्रिमंडल बदल गया है या मंत्रिपरिषद ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है और नए वाला मंत्रिपरिषद जो है वो अनुमति देने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, मना कर रहा है राष्ट्रपति को। तो ये वीटो पावर जो है इसको अपने क्या बोलते हैं, अंत्यतिक वीटो बोलते हैं। तीसरी जो वीटो पावर है उसको हमने देखा पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति क्यों कर पाता है, इसके पीछे मैंने कारण बताया था कि हमारे संविधान में कोई ऐसी समय सीमा तय नहीं की गई है, समय सीमा तय नहीं की गई है कि राष्ट्रपति कितने समय में डिसीजन लेगा, स्वीकृत करना है, अस्वीकृत करना है, पुनर्विचार के लिए लौटाना है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। राष्ट्रपति जब मर्जी हो तब उसको स्वीकृति दे सकता है, उसको अस्वीकृत कर सकता है। तो अगर न दे, कोई भी एक्शन ना ले, ना तो स्वीकृत करे उसको, ना उसको अस्वीकृत करे, ना उसको पुनर्विचार के लिए लौटाए, तो फिर वो क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। वो क्या कर लेगा, अपने पास रख लेगा। तो राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को अपने पास या अपनी जेब में डाल देता है एक तरीके से, तो ऐसी जो पावर होती है उसी को अपने क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो देखो आप, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा का उल्लेख नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति यदि विधेयक पर न तो सहमति दे, न असहमति दे और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजे, तो कौन सी वीटो काम में लेगा, वो पॉकेट वीटो। और जैसा मैंने बताया था इस पावर का अब तक एक ही राष्ट्रपति ने उपयोग किया है और वो थे ज्ञानी जेल सिंह के नाम से 1986 में। और वो विधेयक जिसके ऊपर वीटो पावर उपयोग में ली गई थी वो था इंडियन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक विधेयक था, भारतीय डाकघर अधिनियम या भारतीय डाकघर विधेयक से संबंधित एक बिल था ये, जिसके ऊपर राष्ट्रपति ने कौन सी पावर इस्तेमाल मिली थी, पॉकेट वीटो की पावर। ठीक है, चलिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास। अब तक का जितनी चीजें हमने पढ़ी है उनका ये निचोड़ है एक तरीके से। 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, देखिए आप। पहला विधेयक कौन से होते हैं, साधारण विधेयक। दूसरे कौन से होते हैं, धन विधेयक। तीसरे कौन से होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। अभी मैंने बताया राष्ट्रपति इनके ऊपर क्या क्या कर सकता है। स्वीकृति तो तीनों को ही दे ही सकता है, जब उसके पास जाएगा तो स्वीकृति तो तीनों को ही दे सकता है, साधारण विधेयक को भी दे सकता है, धन विधेयक को भी दे सकता है और संविधान संशोधन विधेयक को भी दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अस्वीकृति।
इनकार किस पर कर सकता है, मतलब पूर्ण वीटो का इस्तेमाल कहां कर सकता है। अस्वीकृति देने का मतलब क्या हुआ, पूर्ण वीटो का इस्तेमाल हो गया। तो देखो साधारण विधेयक पर यह कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है साधारण विधेयक को, अनुमति देने से इनकार कर दे। कब कर सकता है वो मैंने आपको बताया, निजी विधेयक पर कर सकता है, और दूसरा अगर मंत्रिमंडल बदल गया है तो कर सकता है। यह धन विधेयक को भी अनुमति देने से इनकार कर सकता है। वही सेम स्थिति, अगर सरकार बदल गई है, मान लो नई मंत्रिपरिषद आ गई और वो कह दे कि धन विधेयक पारित नहीं करना, जो पहले भेज दिए उनको रोक दो, वहीं रोक दो, कोई नया धन विधेयक पारित नहीं करना, तो राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा, अस्वीकृत कर देगा। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी हालत में राष्ट्रपति नकार नहीं सकता, उसके ऊपर केवल और केवल एक ही काम कर सकता है वो, और वो है उसकी स्वीकृति। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान संशोधन विधेयक को न तो राष्ट्रपति अस्वीकृत कर सकता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। केवल उसके ऊपर एक ही पावर इस्तेमाल में आएगी और वो होगी उसको स्वीकृति देना, और यह स्वीकृति देना उसको बाध्य बनाया गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 से। 1971 में किया गया कौन सा संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 368, यह संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है, आगे बात करेंगे हम इसके। अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर अगर राष्ट्रपति अपना विधेयक उसके पास जाए तो अनिवार्य रूप से उसको क्या देनी पड़ेगी, स्वीकृति देनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। संविधान संशोधन विधेयक को न तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और न ही पास करने से इनकार कर सकता है, केवल एक ही ऑप्शन होगा उसके पास, और वो क्या होगा, स्वीकृति देना होगा। समझे बात। ये थोड़ी सी जो लाइनें हैं इनमें कंफ्यूज करके वो क्वेश्चन बनाता है, मोस्टली बनाता है, और अपने थोड़े से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए अपने सोच विचार में पड़ जाते हैं कि ऑप्शन क्या सही हो सकता है। आपको बस एक ही पॉइंट पर टिक के रहना है कि स्वीकृति तीनों को दे सकता है, अस्वीकृत किसको कर सकता है, तो दो को कर सकता है, साधारण को कर सकता है और धन विधेयक को कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों ही नहीं कर सकता, न तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और न ही अस्वीकृत कर सकता है। अब देखिए यहां ये पॉइंट भी देखिए आप, धन विधेयक को दो ही पावर यूज में ले सकता है, या तो स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा, या तो क्या करेगा, स्वीकृत करेगा, और या क्या करेगा, अस्वीकृत करेगा। धन विधेयक को भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, इस पावर का प्रयोग धन विधेयक के संबंध में भी नहीं कर सकता राष्ट्रपति। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। राष्ट्रपति अपनी पुनर्विचार शक्ति का प्रयोग केवल साधारण विधेयक पर कर सकता है, न तो धन विधेयक पर पुनर्विचार का प्रयोग करेगा और न ही संविधान संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार का प्रयोग करेगा। लेकिन अस्वीकृत वो दो को कर सकता है, साधारण को भी अस्वीकृत कर सकता है और धन विधेयक को भी अस्वीकृत कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को वो अस्वीकृत नहीं कर सकता। ध्यान रहेगा, इस टेबल से ही आप थोड़ा सा इसको देखने की समझने की कोशिश करना कि पहले तीन में यस है, दूसरे में दो में यस है, एक में नो है, तीसरा जो टेबल आएगा उसमें एक में यस है, बाकी दो में क्या है, नो है। ठीक, ये सारी वीटो पावर इसकी राष्ट्रपति की, कौन से विधेयक पर वो कौन सी वीटो पावर काम में ले सकता है, इसको अपने को बड़ी क्लियर तरीके से समझना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए एक स्पेशल पावर और आ रही है हमारे पास। देखो, राष्ट्रपति संसद से पारित किए गए जो विधेयक हैं उनके ऊपर तो अपनी वीटो पावर इस्तेमाल में लेता ही लेता है। ठीक है, जो हमने अभी देखी। कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती है जब राज्य की विधानसभा, हालांकि मोटे तौर पर विधानसभा से राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा की जितनी भी कार्रवाइयां चलती है उसमें भाग लेने वाला जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति की जगह कौन होता है, राज्यपाल होता है। जो काम राष्ट्रपति कर रहा है वो सेम टू सेम काम राज्य की विधानसभा या राज्य के विधानमंडल के संबंध में कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी हो सकती है जब राज्यपाल क्या करेगा, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देगा। यानी कि आया तो राज्य विधानसभा से पारित होकर है, वो किसके पास आया है, राज्यपाल के पास आया है। राज्यपाल ने उस पर सिग्नेचर नहीं किए, बल्कि उस विधेयक को उसने ट्रांसफर कर दिया किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया कि आप इसको स्वीकृति दे रहे हो तो दे दो, नहीं देनी तो नहीं दो।
तो राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले जो विधेयक हैं उनके संबंध में भी राष्ट्रपति से स्वीकृति ली जानी कई बार क्या हो जाती है, आवश्यक हो जाती है। और ऐसा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल राज्य की विधानसभा या विधानमंडल से पारित होने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उनको ट्रांसफर कर सकता है। यह जो राज्यपाल की पावर होती है यह है आर्टिकल नंबर 200। आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले जो विधेयक हैं उनको स्वीकृति देने के लिए किसके पास भेज सकता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 200 के अंतर्गत। अब राष्ट्रपति इस पर क्या निर्णय लेगा? तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के जो विधेयक होते हैं उन पर निर्णय लेता है आर्टिकल नंबर 201 के अंतर्गत। 200 के बाद अगला आर्टिकल कौन सा? 201। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दोनों के दोनों। ये राज्यपाल भेजेगा वो आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 200। लेकिन राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या निर्णय लेगा? ये आर्टिकल नंबर कौन सा है हमारा? 201 है। आर्टिकल कौन सा है? 201। ये बात समझ आई इतनी? अब देखो आप, राष्ट्रपति क्या निर्णय ले सकता है? सेम वही बात अपने यहां देखते हैं, सेम टू सेम वही बात यहां करने के प्रयास करते हैं। देखो, विधेयक हमने देखा 3 प्रकार के होते हैं, दोबारा वही बात बता रहा हूं। साधारण विधेयक, धन विधेयक और तीसरे होते हैं संविधान संशोधन विधेयक। 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो आप, राज्य की जो विधानमंडल है उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वो भारत के संविधान में संशोधन कर दे। भारत के संविधान में संशोधन केवल और केवल कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, बस। इसका मतलब ऐसा कोई विधेयक लाया ही नहीं जा सकता जो राज्य के अंदर संविधान संशोधन से संबंधित है या भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित है। ऐसा विधेयक केवल कौन ला सकती है? संसद ला सकती है। इसका मतलब ये तो कट ही हो गया, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। अब बचे हमारे पास 2, साधारण विधेयक बचा और दूसरा कौन सा बचा? धन विधेयक बचा। साधारण विधेयक पर क्या कर सकता है राष्ट्रपति? देखो आप, राष्ट्रपति इसको स्वीकृत कर सकता है, राष्ट्रपति इसको अस्वीकृत कर सकता है, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति इसको अपने पास रख सकता है। वो सारे काम कर सकता है जो संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति करता है। वो सेम टू सेम सारे काम साधारण विधेयक के संबंध में राज्य विधानमंडल से जो विधेयक आए हैं उनके संबंध में ये कर सकता है। लेकिन जो अंतर है वो इस बात को लेकर है, इस बात को लेकर हमने देखा था कि राष्ट्रपति जब संसद से पारित होने वाले विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और जब संसद उसको दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर उसको स्वीकृति देना क्या होता है? बाध्यकारी होता है। संसद वाले मामले में तो यह था, लेकिन राज्य विधानमंडल वाले विधेयक के संबंध में यह आवश्यक है नहीं है। कहने का मतलब, अगर राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे राज्य की विधानसभा या विधानमंडल को, और विधानमंडल उसको दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजे, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। नंबर 1 बात तो यह ध्यान रखनी, क्लियर रखनी है इस बात को। संसद द्वारा पारित विधेयक पर तो अनुमति देना पुनर्विचार के बाद में क्या होगा? अनिवार्य होगा। राज्य वाले केस में अनिवार्य नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, संसद द्वारा पारित जो विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति केवल एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कितनी बार? 1 बार। दूसरी बार जब वो आएगा तो स्वीकृति अनिवार्य होगी। यहां ऐसा नहीं है, यहां 1 से अधिक बार भी पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति विधेयक को भेज सकता है। 1 से अधिक बार भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मतलब एक बार पुनर्विचार के लिए वापस आया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को लगा कि अभी भी इसमें कुछ कमी है, इसको ठीक करो, दोबारा भेज दो। दोबारा आया, तीसरी बार भेज सकते हैं। कितनी भी बार राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन संसद वाले को केवल क्या कर सकता है? एक ही बार लौटा सकता है। यह बात क्लियर है आपकी? यानी कि साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास वही पावर है जो संसद वाले के पास है।
बस एक जो फर्क है वो ये है कि पुनर्विचार वाला जो कंसेप्ट या पुनर्विचार वाली जो पावर काम में लेगा राष्ट्रपति, उस संबंध में हमने देखा कि पुनर्विचार के बाद दोबारा अगर विधेयक आए तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। और दूसरी बात, एक से अधिक बार भी ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्लियर रहेगी बात? क्लियर रहेगी? अब देखिए आप, दूसरे प्रकार के विधेयक होते हैं हमारे पास, कौन से? धन विधेयक। कौन से? धन विधेयक। तो धन विधेयक जैसे संसद में प्रस्तुत होते हैं वैसे ही विधानसभा में भी प्रस्तुत होते हैं, राज्य की विधानसभा में भी प्रस्तुत होते हैं। अब अगर धन विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजे तो वहां केवल वो दो ही पावर यूज में ले सकता है, या तो करेगा उसको स्वीकृत और या करेगा उसको अस्वीकृत। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। केवल दो ही काम कर सकता है, या तो उसको क्या करेगा? स्वीकृत करेगा, और या उसको क्या करेगा? अस्वीकृत करेगा। अस्वीकृत करते ही तो वो समाप्ति हो गया, खत्म हो गई उसकी कहानी। स्वीकृत कर दिया तो वो पारित हो जाएगा, पारित मान लिया जाएगा, लेकिन पुनर्विचार के लिए उसको वापिस से नहीं लौटा सकता। तो ये पावर तो सेम टू सेम वही है जैसी संसद में। संसद में भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? धन विधेयक को या तो स्वीकृत करेगा या क्या करेगा? अस्वीकृत करेगा। पुनर्विचार के लिए वहां भी नहीं लौटा सकता। तो यहां तो कोई अंतर नहीं है। जो आपसे प्रश्न वो पूछेगा और प्रश्न बनाएगा वो यहां बनाएगा, और उसमें भी स्पेशल लाइन यही बनाएगा कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए उसको वापस लौटा सकता है। तो यह स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। एक से अधिक बार भी राज्य विधानमंडल के विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लौटा सकता है। ये बात क्लियर आपकी? साधारण संशोधन, सॉरी, संविधान संशोधन वाला कोई भी विधेयक विधानसभा में स्थापित नहीं किया जा सकता, ला ही नहीं सकते। संविधान संशोधन करने का अधिकार केवल भारत की संसद को, लोकसभा लाए चाहे राज्यसभा लाए। ठीक है, तो यहां केवल दो ही विधेयक होते हैं, साधारण होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? धन विधेयक होते हैं। तो ये दो आर्टिकल आपको याद रखने हैं, आर्टिकल नंबर 200 और आर्टिकल नंबर 201। 200 में तो राज्यपाल क्या करेगा? विधेयक को राष्ट्रपति को भेजेगा, और 201 में राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या लेगा? निर्णय लेगा कि उसके बारे में क्या करना है। तो अब ये सारी पीपीटी में देखिए आप, ये सारी बातें देखिए आप। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक स्वीकृति के लिए राज्यपाल के समक्ष जाते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ क्या कर सकता है? भेज सकता है। राष्ट्रपति को विचार करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 201 के अंतर्गत कौन से विधेयक पर? साधारण विधेयक पर। देखिए कौन से विधेयक पर? साधारण विधेयक पर उसको स्वीकृत कर सकता है, उसको अस्वीकृत कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। साधारण विधेयक के संबंध में तो तीनों पावर यूज में ले सकता है। फिर देखिए आगे नेक्स्ट आप, राष्ट्रपति द्वारा लौटाए गए विधेयक को यदि राज्य विधानमंडल दोबारा पारित करके स्वीकृति के लिए भेजे तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यह अंतर ध्यान रखना है अपने को। संसद वाले केस में तो बाध्य है, और लेकिन यहां बाध्य नहीं है। फिर आगे देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे तो राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या कर सकता है? स्वीकृति दे सकता है, या उसको क्या कर देगा? अस्वीकृत कर देगा, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। ये बातें बिल्कुल नीट एंड क्लियर रखना। यहां से प्रश्न बनेगा जरूर, अच्छा प्रश्न बनेगा कहने का मतलब। और लास्ट बात आप देखिए, राष्ट्रपति राज्य विधेयक को अनेक बार क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार नहीं, अनेक बार लौटा सकता है, और अनेक बार, जितनी बार लौटाएगा उतनी बार राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उस विधेयक के ऊपर अपनी अनुमति दे। क्लियर है बात? तो ये जो पावर्स थी राष्ट्रपति की सारी, ये आर्टिकल नंबर 111 की पावर्स थी। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए आप, ये वाला पॉइंट वैसे तो राज्यपाल अपने पढ़ेंगे आगे, उसमें सारी बातें डिटेल में और डिस्कस करेंगे अपने। जब भी राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के पास भेजे या न भेजे,
राष्ट्रपति के पास भेजे या ना भेजे, ये राज्यपाल का स्वयं विवेक होता है। उसको लगे कि भेजना चाहिए तो वो भेज देगा, अगर उसको लगे कि नहीं जरूरत नहीं है भेजने की तो वो नहीं भेजेगा। लेकिन एक विधेयक ऐसा होता है जिसको अगर वो पारित होकर राज्यपाल के पास आए तो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल के लिए बाध्यता होती है कि वो उसको राष्ट्रपति को भेजेगा, हर हाल में भेजना पड़ेगा उसको। और वो विधेयक होता है अगर हाईकोर्ट जो है हमारा, जो राज्य में काम करता है, उच्च न्यायालय, उस हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करने वाला अगर कोई विधेयक है, हाईकोर्ट की शक्तियों को क्या करने वाला है, कम करने वाला अगर कोई विधेयक है, तो राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगा कि वो उस विधेयक को किसके पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा। साधारण रूप से तो केवल एक ही है ये, बाकी और भी बहुत सारे हैं विधेयक ऐसे। जैसे मान लो व्यापार की स्वतंत्रता जो है, ठीक है, यानी कि राज्यों के बीच में आपस में जो व्यापार होते हैं वो स्वतंत्र प्रकार के होते हैं। अगर कोई एक राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई विधेयक लाता है तो उसको भी राज्यपाल को राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा। तो कई प्रकार के हो सकते हैं ऐसे विधेयक, लेकिन सामान्य रूप से जो प्रश्न में पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये वाला, कि कौन सा ऐसा विधेयक होता है जिसको राज्यपाल को राष्ट्रपति के पास भेजना क्या होता है, अनिवार्य या बाध्यकारी होता है। तो वो विधेयक होता है न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित। अगर कोई विधेयक विधानसभा पारित करे और राज्यपाल के पास वो विधेयक जाए तो राज्यपाल उसके ऊपर निर्णय अकेले नहीं लेगा, पहले वो किसके पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा, और राष्ट्रपति उसके ऊपर अंतिम निर्णय लेगा, क्योंकि ये संविधान का मामला है। न्यायालय की स्वतंत्रता को या न्यायालय की शक्तियों को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसके ऊपर निर्णय जो है वो केवल कौन ले सकता है, राष्ट्रपति ले सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपने एक पॉइंट इसमें और पढ़ते हैं। ऐसे कुछ विधेयक हो सकते हैं जिनको लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी अगर अपने लाएं तो उससे पहले, लाने से पहले राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी, अपने को पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ये वो विधेयक होते हैं जिनको लोकसभा में या राज्यसभा में, कहने का मतलब संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की क्या चाहिए, उसके लिए पूर्व अनुमति चाहिए, प्री परमिशन चाहिए। तो ऐसे विधेयक कौन से हो सकते हैं? तो ऐसे विधेयक मोस्टली दो ही होते हैं अपने पास, मोस्टली दो ही होते हैं, बाकी होते तो और भी हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो होते हैं। एक तो होते हैं धन विधेयक, जिसके बारे में चर्चा अभी हम कर रहे थे। धन विधेयक जब भी लोकसभा द्वारा लाया जाएगा, राज्यसभा ला नहीं सकती धन विधेयक, आगे बताऊंगा मैं आपको। केवल कौन ला सकती है, लोकसभा ला सकती है। लोकसभा के द्वारा जब भी धन विधेयक लाया जाएगा उसके लिए पहले राष्ट्रपति की क्या चाहिए होगी, पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वो विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, नंबर एक बात। नंबर दो, आर्टिकल नंबर 3 जो है हमारा, ये धन विधेयक वाला आर्टिकल तो 110 है, 110 नंबर आर्टिकल है। और एक ऐसा ही आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 3। कौन सा? आर्टिकल नंबर 3। और आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है कि संसद के पास ये पावर है, संसद के पास ये पावर है कि वो भारत में नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्य बना सकती है, वो राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है। यह पावर किसके पास होती है? संसद के पास होती है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 3 में। तो ये दो ऐसे विधेयक होते हैं जिनको संसद में लाने से पहले हमेशा राष्ट्रपति की क्या ली जाएगी? पूर्व अनुमति ली जाएगी, ऐसा हमारा संविधान कहता है। समझे बात आप? या नहीं? अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाए फिर ही वो संसद में आए। हमारा संविधान ये भी साथ में कह देता है कि अगर ये पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत हो जाए तो ऐसा नहीं है न्यायालय उसको अवैध घोषित कर देगा, वो वैध है। यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना एक संवैधानिक परंपरा है या एक संविधान के अंदर लिखी हुई बात है।
अगर अनुमति न भी ले संसद राष्ट्रपति की, तो भी ये पारित कर देगी, तो ये पारित मान लिए जाएंगे। समझे बात? लेकिन अभी हमें जो पढ़ना है वो यही है कि दो ऐसे विधेयक जिनको संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की क्या ली जाती है, पूर्व अनुमति ली जाती है। इनमें पहला विधेयक कौन सा है? धन विधेयक है, जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर किसमें? 110 में। और धन विधेयक केवल कौन ला सकती है? लोकसभा ला सकती है। दूसरी बात, राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र और नए राज्यों के गठन से संबंधित जो विधेयक होता है आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत, उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या होती है? जरूरी होती है, आवश्यक होती है। समझे बात? अब इसमें देखो, संविधान संशोधन विधेयक का नाम नहीं है, नहीं है ना? संविधान संशोधन विधेयक का नाम आया है क्या? नहीं आया। इसका मतलब संविधान संशोधन विधेयक को लाने के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं चाहिए हमें। संविधान संशोधन विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के भी आ सकता है, लेकिन बात मेन ये है कि संसद से जब वो पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है कि उसको स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे या कुछ भी करे। उसके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है और वो होता है स्वीकृति देना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में ऐसा जरूरी नहीं है, केवल दो के संबंध में जरूरी है, अगर धन विधेयक है तो, और नए राज्यों के निर्माण से संबंधित कोई विधेयक है तो। ठीक, आगे देखिए आप, और पावर देखिए आप राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति ने, हमने देखा था, बहुत सारे आयोगों की नियुक्ति की थी उसने, कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत कई प्रकार के आयोग गठित किए थे। अब वो जो आयोग गठित किए थे उनकी साल की साल रिपोर्ट राष्ट्रपति मंगवाता है, या वो जो आयोग होते हैं वो अपनी सालाना जो रिपोर्ट होती है वो किसको भेजते हैं? राष्ट्रपति को भेजते हैं। और राष्ट्रपति उन रिपोर्ट या प्रतिवेदन को किसके समक्ष रखता है? संसद के समक्ष रखता है, या संसद के समक्ष रखवाता है। तो वो कौन से प्रतिवेदन होते हैं? देखिए आप, यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग, जो हमारे देश में आईएएस जैसी परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, संघ लोक सेवा आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, वो राष्ट्रपति को जाती है और राष्ट्रपति उसको किसके समक्ष रखवाता है? संसद के समक्ष। नंबर एक बात। दूसरा देखिए आप, सीएजी की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको हम बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट भी सालाना राष्ट्रपति को जाती है। फिर देखिए आप, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी साल दर साल राष्ट्रपति को प्रेषित होती है। फिर देखिए आप, एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनकी रिपोर्ट जो होती है वो भी किसके पास जाती है? राष्ट्रपति के पास जाती है। तो राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट या प्रतिवेदन को भी किसके समक्ष रखवाता है? संसद के समक्ष। तो ये भी राष्ट्रपति एक तरीके की क्या होती है? विधायी शक्ति होती है। ये भी राष्ट्रपति की क्या होती है? विधायी शक्ति होती है। लास्ट आप ये भी देखिए, राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में वहां पर शांति और सुशासन के लिए, शांति और सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए नियम बनाने की शक्ति भी रखता है। तो वो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं है, केवल इसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे और अब वर्तमान में 3 रह गए हैं। यानी कि राष्ट्रपति 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वहां शांति, पीसफुलनेस, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, अच्छा सरकार या अच्छा शासन चलाने के लिए क्या बना सकता है? नियम बना सकता है। वो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? देखो आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पहले अलग अलग हुआ करते थे, दादर नागर हवेली और दमन दीव। दमन दीव, आजकल इनको एक कर दिया है, तो दादर नागर दमन दीव ये हो गया। और तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में राष्ट्रपति शांति, विकास और सुशासन के लिए क्या बना सकता है? नियम बना सकते हैं। समझ में? नियम बनाने की वैसे पावर जो होती है वो किसकी होती है? संसद की होती है। नियम बनाने की पावर वैसे किसके पास है? संसद के पास। लेकिन कुछ कंडीशन में 3 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में नियम कौन बना सकता है? राष्ट्रपति भी बना सकता है। समझिए। अब एक महत्वपूर्ण शक्ति की आगे हम बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 123। यहां तो केवल आप इतना ही ध्यान रखो कि राष्ट्रपति इस शक्ति के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति रखता है। अभी ऑर्डिनेंस क्या होता है, क्यों पारित होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, ये सारी बातें हम संसद जब पढ़ेंगे
तो उसमें आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत। तो अभी तो आप इतना याद रखिए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 123। तो ये जितनी भी पावर्स हैं ये सारी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। किस में आती है? विधायी शक्तियों में। तो आपको शुरू से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। विधायी शक्तियों में आर्टिकल नंबर 79 देखा था हमने, उसमें राष्ट्रपति को संसद का क्या बनाया गया है? अंग बनाया गया। संसद का बनाया गया है अंग। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 82 था, उसमें हमने देखा था कि 12 सदस्यों का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मनोनयन कर सकता है। 12 सदस्यों का क्या कर सकता है? मनोनयन। कौन से सदन में? राज्यसभा। किसमें? राज्यसभा में। फिर हमने आर्टिकल नंबर 85 की बात की थी, संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्र समाप्त करना, लोकसभा को भंग करना, ये पावर जो थी वो राष्ट्रपति की कौन से आर्टिकल में थी? 85 में थी। 86 वाला जो आर्टिकल था हमारा वो राष्ट्रपति अभिभाषण से संबंधित था और राष्ट्रपति को किसी भी सदन को संदेश भेजने का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है? संदेश भेजने का, मैसेज भेजने का अधिकार देता है। फिर हमने आर्टिकल नंबर 87 की बात की थी, तो मैंने कहा था दोनों सदनों को एक साथ राष्ट्रपति अभिभाषित करता है और उस अभिभाषण को हम क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण। इसके बाद आर्टिकल नंबर 95 फर्स्ट की बात की थी हमने, उसमें राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा में एक अस्थायी अध्यक्ष बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। फिर हमने आर्टिकल नंबर 103 की बात की थी जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी सांसद है उसकी अयोग्यता से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर निर्णय लेने का राइट जो है वो किसका रहता है? राष्ट्रपति का रहता है, 103 में। फिर हमने बात की थी आर्टिकल नंबर 108 की, उसमें राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक के ऊपर मतभेद होने पर दोनों सदनों की एक साथ मीटिंग बुला सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग बोलेंगे। इसके बाद हमने आर्टिकल नंबर 111 की बात की जिसमें राष्ट्रपति की क्या दी गई है? वीटो पावर दी गई है। किसी भी विधेयक को स्वीकृति देना या न देना, यह राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 111 है हमारे पास। और इसके बाद अभी हमने जो बात की है वो आर्टिकल नंबर 123 की बात की है जिसमें राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये जो तमाम पावर्स हैं राष्ट्रपति की, ये पावर्स उसकी कौन सी पावर्स में आती हैं? विधायी शक्तियों में आती है। किस में आती है? विधायी शक्तियों में आती है। तो इससे पहले जो शक्तियां हमने पढ़ी थी वो सारी कार्यपालिका शक्तियां जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ये जितनी भी पावर्स हमने देख रहे हैं ये सारी किससे संबंधित है? विधायिका या संसद से संबंधित। किससे संबंधित है? विधायिका या संसद। और संसद का एक ही काम होता है, विधि बनाना, कानून बनाना। और कानून बनाने की प्रक्रिया में लास्ट जो व्यक्ति होता है जो उसको स्वीकृति देता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये तमाम जो बातें हमने डिस्कस की है इनको संसद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें खूब डिटेल में जाके पढ़ेंगे इनको कि कब संसद का सत्र आयोजित होता है, कितने आयोजित होते हैं, समाप्त कैसे होता है, लोकसभा भंग अब तक कब कब हुई है, अध्यादेश कैसे जारी होता है, विशेष अभिभाषण में क्या क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन का नियम नियमावली क्या है। ठीक है, ये तमाम सारी बातें हम वहां पर डिटेल में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। विकास एक मिनट उसको करना, ओके कर, हाँ उसको ओके कर, नहीं हाँ इसको कर। तो ये तमाम बातें जो है वो हमें आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हमें डिस्कस करनी। तो आज का जो वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा वो विधायी शक्तियों के संबंध में था। राष्ट्रपति का एक बहुत छोटा सा पार्ट और बचा है हमारे पास जिसमें हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, उनके बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही हमारा ये राष्ट्रपति की जो शांतिकालीन शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक अलग पार्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के रूप में। ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 352 से 360 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो लेक्चर में, राष्ट्रपति के इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।